हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मोशन लखनऊ। जैसा हम सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चल रही है नीट के एस्पायरेंट्स के लिए, और आज हमारा सेमी मेजर टेस्ट था जिसमें हमने 12th क्लास का सेकेंड हाफ कवर किया है। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ उसी पेपर का केमिस्ट्री के सेक्शन का डिस्कशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें कह रहे हैं द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl इज गिवन। ठीक है, कितना है? 91 है तुम्हारा सोडियम एसिटेट का, 426.2 है तुम्हारा HCl का। टू कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ CH3COOH, एडिशनल वैल्यू आपको क्या चाहिए? तो आपको यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है CH3COOH का। दिया क्या गया है? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA, और आपको दिया गया है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl। बेसिक सी चीज़ है, जुगाड़ लगाना था जो हमने क्लास में भी किया था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको चाहिए एक एनायन एसिटेट नाम का, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ चाहिए एक कैटायन H+ नाम का, जो कैटायन तुमको इधर से मिल रहा है। तो रिलीज़ कौन सी वैल्यू हो रही है या बच कौन सी वैल्यू रही है? एक तो यहाँ से तुम्हारा Na+ बच रहा है, यहाँ से तुम्हारा Cl- बच रहा है। इसी का तुम्हें चाहिए होगा लैम्डा इन्फिनिटी m, मतलब हमें चाहिए लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ NaCl। कौन सा ऑप्शन सही है? सो 136 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो आप बस याद रखिएगा कि आपने कभी भी साइनाइड को कभी टेस्ट ना करना, बस। तो साइनाइड कभी टेस्ट नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल CO, N2O एंड NO, ठीक है, ये तीन मेजर एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। कभी कभी हम वाटर को भी ले लेते हैं, बट थोड़ा सा वो ध्यान में रखना कि भाई इट रिएक्ट्स विद बोथ ना। न्यूट्रल मतलब कि सॉरी, इट डजंट रिएक्ट विद बोथ माना जाता है। अगर हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो ना ही वो एसिड से रिएक्ट करेंगे और ना ही वो बेस से रिएक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या हो गया? ये जो है NO इज़ ए न्यूट्रल ऑक्साइड। CO देखेंगे, CO2 की अगर मैं बात करता हूँ, नॉन मेटल से बना हुआ है, तो ये एसिडिक निकल के आएगा। मेटल से है तो बेसिक और फिर आपका जिंक इज एम्फोटेरिक। सो फॉर 137 द आंसर इज NO। याद रखना, न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे याद रखते हैं कि आपको साइनाइड नहीं खाना है, ठीक है। 138 पे आते हैं। 138 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज या डज नॉट। इस बात का ध्यान रखना कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अपने पास पेन या पेंसिल जो भी रख रहे हो उसमें वो आइडेंटिफाई करते रहो कि वो पूछ क्या रहा है। या मुझे बताना है जो चीज़ वो पूछ रहा है, या जो मुझे इनकरेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ मेरे से पूछा डज नॉट लिबरेट H2। अब हमें ये सब पता है कि हमारे पास अगर कोई मेटल है, उसकी रिएक्शन अगर हम एक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट मिलता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस। अगर आप ध्यान दें तो ये वो मेटल होना चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है कि SRP की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर करके कुछ याद आ रहा है? कॉपर, सिल्वर, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनका डिस्कशन क्लास में हुआ था। कॉपर की जो SRP की वैल्यू निकल के आती है वो +0.34 वोल्ट निकल के आती है, विच मीन्स कि ये H+ या एसिड से H2 गैस निकालने के काबिल नहीं है। सो फॉर 138 आंसर हो गया आपका 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ सॉल्ट गिव्स वॉयलेट वेपर। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका सॉल्ट एनालिसिस से है जिसका डिस्कशन क्लास में हुआ था अलग अलग तरीक़ों से। एक सॉल्ट है जो आपको वॉयलेट वेपर्स देता है जब उसे हम ट्रीट करते हैं कॉम सल्फ्यूरिक एसिड। एनायंस के दो तरीके के टेस्ट मैंने आपको बताए, क्या विद डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप देखोगे तो वॉयलेट कलर काफ़ी ज़्यादा यूनिक माना जाता है। ClBrF, FClBri में से ClBri को अगर मैं देखता हूँ तो वॉयलेट कलरेशन इज़ वेरी वेल नोन फॉर आयोडीन, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं अगर आपको ध्यान हो तो हम इसमें डालते थे MnO2। MnO2 से यही वॉयलेट कलर्स के जो वेपर्स हैं वो और इंटेंसिफाई होते हैं। जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके साइड में वो वही वेपर्स फटाफट सब्लिमेट होकर वॉयलेट सब्लिमेट भी हमें दिखाई देता है।
ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ रेडिश ब्राउन मिलता है। हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता कि भाई रेड कलर के चीज़ें उन्होंने पूछ ली, यहाँ पे भी आपको रेडिश ब्राउन मिलता है, मतलब मोटा माटी रेडिश ब्राउन ही समझिए। इनको आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्राउन, पर जो डिफरेंस आता है यहाँ पे वो ये आता है कि इसमें जब आप MnO2 डालते हैं तो इंटेंसिफाई होती हैं चीज़ें, और इसमें जब आप कॉपर टर्निंग्स डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं कॉपर के, तो वो वेपर्स जो हैं वो इंटेंसिफाई होते हैं, वो वहाँ पे पंजेंट गैस निकलती है, जिसको जब आप NH4OH में डिप्ड ग्लास रॉड के से ट्रीट करते हो तो आपको वाइट फ्यूम्स नज़र आते हैं, राइट। सो यहाँ मुझसे पूछा गया है कि वॉयलेट पेपर्स किसके निकलते हैं, तो सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन फॉर 139। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल सा सादा सा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सेकंड मेंबर ऑफ एन एस्टर। एस्टर को हम सब जानते हैं प्यार से, बहुत ही बढ़िया स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल होती है ना। पहले मेंबर की अगर हम बात कर लें तो HC डबल बॉन्ड OCH3, दूसरा मेंबर सेकंड कार्बन मेंबर, मतलब दो कार्बन तो चाहिए इसमें, एक बढ़ाओगे तो इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3, तो 140 का सही ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, हमसे कहा है एल्केनामाइन हैव द जनरल फार्मूला। एल्केन क्या होता है आपका CnH2n+2, और इसमें आपने क्या ऐड कर देना NH2, तो एक हाइड्रोजन आप हटाएंगे इधर से एल्केन से, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n+1 और NH2। ओवरऑल लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो CnH2n+1+2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे N हो जाएगा, ये इसका GF हो गया। तो क्या मैच कर रहा है तुम्हारा CnH2n+3 N, 141 का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारे को क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर व्हेन लेड स्टोरेज इज चार्ज्ड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद 3 छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं प्यारे से क्यूट से, बैटरी, सेल, फ्यूल सेल, और आपका कोरोजन। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि क्या होता है जब लेड स्टोरेज सेल चार्ज हो रहा है। दो चीज़ें ध्यान रखना है, वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जैसे हमारे घर की बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर्स वाली बैटरीज होती हैं, जब हमारे यहाँ लाइट आ रही होती है तो वो चार्ज होती है, जब लाइट नहीं होती है हमारे यहाँ पे तो वो डिस्चार्ज होती है और घरों में पावर सप्लाई करती है। जब हम NCERT का रुख करते हैं तो NCERT में हमें 2 रिएक्शंस मिलती हैं, एनोड पे मिलती है, और एक रिएक्शन हमें कहाँ मिल जाती है, कैथोड पे मिलती है, ठीक है। इतना कम से कम आपको पता होगा कि एनोड में हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, और इधर हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, करेक्ट। इस पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन हो रही होती है उसमें आपका जो Pb है वो सल्फेट से रिएक्ट करता है और आपको क्या दे देता है, PbSO4, साथ में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे Pb+2 आता है 0, तो लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे, एनोड पे। यहाँ अगर आप देखते हैं तो रिडक्शन होता है PbO2 जो है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर Pb का जो है वो आ रहा होता है +4, ये जो आपका गिरता है जाके Pb में, Pb+2 में, या PbSO4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। मीडियम जो है वो एसिडिक होता है ना, साथ में यहाँ पे सल्फेट होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, 2H+ भी, 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है हम यहाँ पे ऐड कराते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर लेड एसिड बैटरी को इस तरीके से समझते हैं तो उस वक्त जो है वो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे सल्फेट कंज्यूम हो रहा है, भाई अगर पानी में होगा सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में तो होगा। इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो सल्फेट है ये क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है PbSO4 में। तो आप महसूस आप ये देख पा रहे हो कि जब वो सेल जो है आपका डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब व्हेन द सेल इज इन यूज, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ मेरे से पूछा गया है कि कब, जब वो चार्ज होगा तब क्या होगा, तो जब वो चार्ज होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड विल गेट फॉर्म्ड। ओके, सो 142 इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पे, एटमॉस्फेयर में नहीं, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 46.6% के आसपास सिलिका होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, एंड देन ऑलमोस्ट 27% इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिलिकॉन होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो कम अमाउंट में होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं। तो हाईएस्ट अमाउंट में हमारे पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन, राइट।
144 की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, आपको पता ना कौन सी गलत है रिएक्शन। ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यार ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, ताकि कुछ जो जनरल टेंडेंसी है कुछ मेटल्स की वो तुम समझ पाओ और उनके हिसाब से प्रिडिक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, Mn में +7 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मैंगनीज का, तो दिस इज़ ऑब्जर्वेबल, देखी गई ये रिएक्शन कई बार। यहाँ पे क्रोमियम आपका 6 में, इधर किधर जा रहा है वो 6 में जा रहा है, इधर आप देखेंगे तो आपके पास 3 में पड़ा हुआ है, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज आएगा +7 में, यहाँ पे आई आएगा -1 में, यहाँ MnO4, ओ माय गॉड, ये तो +8 में आ गया और ये 0 में आ गया। ठीक है, माना कि MnO4 I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाता है, पर उस कंडीशन में क्योंकि मीडियम आप देखेंगे ध्यान से तो बेसिक है, तो ये 7 से 8 नहीं जा सकता। स्ट्रांगली बेसिक में कहा जाता है 6 और फेंटली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल में ये कहा जाता है आपका 4। तो इसमें मुझे थोड़ा सा फिशी लग रही हैं चीज़ें। यहाँ पे हम देखेंगे तो MnO4 -1 आपका +7 है, यहाँ पे +2 है, ये आपका क्या आ गया, ये भी देखा गया। तो जो चीज़ मुझे गलत लग रही है दैट इज़ थर्ड, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें कि भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम में 7 से 2 जा रहा है, ठीक है वो भी नहीं है। न्यूट्रल मीडियम में या फेंटली अल्कलीन में कहा अल्कली में जाता है 7 से 4, वो भी नहीं है। मानूँ मैं अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस है तो 6 जाना चाहिए, तो 8 जा रहा है, दैट्स रॉन्ग। 144 थर्ड। फिर मैं आता हूँ 145 पे। इफ़ we are adding FeCl3 to the solution of acidified lysine solution, blood red coloration आता है। blood colors are very important, colors केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो जो कलर आता है वो FeSCN के कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, ठीक है। तो जब मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो देखो बेटा होता ही है, उसका हमें जज उसको चेक करना भी नहीं है, हमने चेक करना है कब नाइट्रोजन है, कब हमारा सल्फर है और कब वो दोनों साथ में है। तो ये जो ब्लड रेड कलरेशन है, ये ब्लड रेड कलरेशन हमें आता है जब नाइट्रोजन और सल्फर साथ में होता है। तो 145 के थर्ड के साथ हम जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि माने कि एस्टरिफिकेशन नाम की एक रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन दे दी गई है, कह रहे हैं OH पार्ट ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम, OH कहाँ से आता है। तो जो लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं, जो हमारी क्लासेस की कोर वैल्यू होती है, उनके लिए बड़ा ही आसान रहेगा ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दें तो आपके पास होता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस इस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लिया, राइट। ऐसे दो चीज़ें आप ले सकते हो, उप्स सॉरी, ऐसे आप 2 बार कर सकते हो, है ना। आपको बेसिक सा काम है कि भाई H2O निकालना है, मतलब पानी निकालना है। अब पानी कहाँ से निकालना है वो सवाल है। भाई एक ऑप्शन है कि भाई आप इस तरीके से बॉक्स बना के पानी निकाल दीजिए, याद आ रही है क्लास। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ आपके पास R फिर C डबल बॉन्ड O के साथ R प्राइम आता है और H2O निकल जाता है ब्लू बॉक्स वाला। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये भी निकल जाए। अगर ऐसा निकलता है तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O के साथ R प्राइम और H2O आता है वो रेड वाला। क्या आपको याद है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको याद है कि ये सेम चीज़ आपको क्लास में कई बार रिपीट कर करके बताई गई है। ये वाला केस कब होगा, जब ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, जनरली 3 डिग्री के केस में बनता है ना। और नीचे वाली रिएक्शन कब होती है, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले केसेस होते हैं और जब वो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकता। यहाँ मेरे केस में इथाइल है, तो हम इस वाले सेक्शन के साथ जाएंगे। तो बताओ पानी कहाँ से आ रहा है, पानी का जो मेन कंपोनेंट OH बेसिकली कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सवाल H का पैदा नहीं हो रहा है, H यहाँ से भी निकल रहा है, H यहाँ से भी निकल रहा है। तो डिसाइडिंग पैरामीटर कि O किसने दिया, जिसने O दिया वही OH वाला पार्ट बताना है पानी का कहाँ से आया। तो जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम आते हैं 147 पे। 147 में मुझसे कहा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आप मुझे ये बताएं। मिथाइलअमीन इज मोर बेसिक देन NH3। आपको याद होगा मैंने ये ऑर्डर्स आपको याद कराए थे, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर NH3। ये किस केस में है, जब आपका जो R है वो मिथाइल नाम की चीज़ है।
फिर आपको एक ऑर्डर याद कराया था 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कब कराया था? जब आपका जो R है वो इथाइल है 213 जब छोटा कार्बन यूनिट होता है, और 231 जब वो बड़ा, मतलब मिथाइल के लिए 213, इथाइल के लिए 231। तो कह रहे हैं मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक। मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक, बात तो सही है। मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन, इसके लास्ट में NH3 आता है दोनों जगह। तो एट दी एंड आप यहाँ पे NH3 डाल देंगे और यहाँ पे भी आप NH3 डाल देंगे। फिर है अमीन्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही ऑब्वियस बॉन्ड है बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं अमीन्स आपके, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कह रहे हैं इथाइल अमीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन अमीन। अब देखो इथाइल अमीन में अगर आप ध्यान दोगे तो CH3 CH2 NH2 है इथाइल अमीन, और प्रोपेन है आपके पास CH3 CH2 CH3। भाई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से BP बढ़ता है, यहाँ पे वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन है, तो बात भी सही है तुम्हारी। डाई मिथाइल अमीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल अमीन। भाई 2 नंबर तो सबसे आगे आएगा, 2 नंबर सबसे आगे आता है ना, सबसे आगे। तो ये गलत है और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। 147 के बाद हम मूव करते हैं 148। बहुत ही आसान सा पेपर, देखो अगर देखोगे ना जब कर रहे होगे तो इट वाज मॉडरेट से नीचे ही था पेपर, कोई इतना टफ पेपर नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे जो फैक्चुअल चीज़ें थी, अगर तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्राइक करी होंगी तो तुम मज़े ही मज़े, नहीं करी होगी तो रिवीजन इज़ द की, ठीक है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी पूछी जा रही है, तो कंडक्टिविटी आप सब जानते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। G की बात आप करो अगर तो ओम इनवर्स, और G स्टार है सेंटीमीटर इनवर्स। ओम ओम ओम, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओम 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 ओम, वही है। फिर हम मूव करते हैं 149 पे। 149 पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे, रेडॉक्स का नॉलेज लगाओगे तो कोई हार्ड कोर पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है। तुम देखो HOX, HOX बदल किसको रहा हूँ मैं, FClBrI, मतलब इस भाई साहब को, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हैलोजन है तुम्हारा वो +1 में है, ठीक है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बंदा आपका +1 में रह पाए, है ना। या फिर अगर हम और एग्जांपल्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो एक होता है HOX2, फिर होता है HOX3, फिर होता है HOX4। इन सब में तो ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन का पॉजिटिव में ही जाता है। जब हम हैलोजन्स की बात करते हैं, उसमें फ्लोरीन की बात करते हैं, तो उसमें फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उससे बड़ी बात सुन लो ध्यान से कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का जो बंदा है वो अपनी डी ऑर्बिटल को एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि है ही नहीं उसके पास। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल फॉर फ्लोरीन विल एक्चुअली नॉट अलाउ फ्लोरीन टू हैव मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इस वजह से सिर्फ एक हैलोजन, एक ऐसा हैलोजन का एटम जो एक ही ऑक्सी एसिड दिखाता है वो फ्लोरीन है, क्योंकि बाकियों में अगर आप देखेंगे तो हैलोजन्स के मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। हैलोजन में फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना पा रहा है और उसमें हाइयर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की भी संभावनाएं नहीं है। तो 149 का आंसर हो गया F। फिर मैं आगे मूव करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कॉमन इन ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ठीक है। एक आपका जो है होता है कूजन और एक होता है आपका कुशन। कुशन जो है वो ब्रॉन्ज का होता है, याद रख लेना। कुशन होता है ना, कुशन, वो ब्रॉन्ज का होता है, ऐसा याद रखो। तो कॉपर 10 ब्रॉन्ज बनाते हैं, कॉपर जिंक ब्रास बनाते हैं। कॉमन कौन है, कू, कॉपर, राइट। तो 150 का आंसर हो गया सेकंड। फिर हम मूव करते हैं 151 पे। कह रहे हैं कि द नाइट्रेट NO3 माइनस इज कंफर्म्ड बाय द रिंग टेस्ट। आपको याद होगा ब्राउन रिंग टेस्ट। द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो किस वजह से आता है आपने ये बताना है। तो आपको याद होगा शायद कि हम FeH2O6 SO4 करके कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है NO से कराते हैं, जो ऊपर पीछे की रिएक्शन से आती है उसमें Fe+2 का ऑक्सीडेशन
हम करा देते हैं Fe+3 में, और जो हमारा नाइट्रेट है उससे हमें NO मिल जाता है। ये NO यहाँ पे नाइट्रोसो के नाम से Fe के साथ इंसर्ट होता है और FeH2O5NO+2 का कॉम्प्लेक्स बनता है। बहुत ही रेयर कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि यहाँ पे आयरन पे जो चार्ज चढ़ता है, NO पे ओवरऑल चार्ज क्या है, आयरन पे क्या है +1, तभी वो क्रॉस चेक हो रहा है उससे, ठीक है, ओवरऑल +2 आ रहा है। तो याद रखना था ये बात आपने, ये रेडॉक्स में भी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा होती है, पी ब्लॉक में भी होती है, डी ब्लॉक में आयरन की स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उसमें भी होती है। तो जो कंपाउंड बना, क्या ये फेरस नाइट्रेट है? नहीं। क्या ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है? राइट, है ना। क्या ये फेरस नाइट्रेट है? नहीं। सेकंड आंसर इज राइट। 151 का सही जवाब हो गया आपका। नाइट्रोसो आ गया ना, जैसे तुमने नाइट्रोसो पकड़ा तो मैं खटाक से कटक जाना चाहिए, सेकंड इज द राइट। 152 पे आते हैं, डाई मिथाइल कीटोन्स के बारे में बात हो रही है। डाई मिथाइल कीटोन्स मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय टॉलेंस टेस्ट। ये कीटोन है वो भैया एल्डिहाइड के लिए होते हैं। आयोडोफॉर्म फेवरेट मिथाइल कीटोन्स, टर्मिनल 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड पीने वाला अल्कोहल, ठीक है, उनके लिए दिखाता है। आयोडोफॉर्म इज द राइट आंसर। फिर हम आगे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। अभी पीछे स्टोरी सुनाई तुम्हें, मिथाइल है तो तुम करा दो 213, इथाइल है तो तुम करोगे 231, तो ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री। ये साइनाइड है NH2 है, इधर ऑल्सो 1 डिग्री। ये क्या हो गया तुम्हारा 2 डिग्री। ये तो 2 डिग्री है, पर जो तुम्हारी बेंजीन की रिंग है उससे लोन पेयर और नाइट्रोजन बेंजीन में चले जाएंगे तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, और डीलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सही जवाब है थर्ड, 153 इज थर्ड। फिर आगे हम चलते हैं, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स्ट इक्वेशन का बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में। मुझसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोड है जो वो जिंक की है और दूसरी इलेक्ट्रोड क्लोरीन की है। आप SRP वैल्यूज़ देखिए प्लीज़ ध्यान से। SRP वैल्यूज़ E0 की कितनी दी गई है -, तो ये जो SRP की वैल्यू है ये क्या हो गई आपकी कम, और Cl2 की वैल्यू SRP की क्या हो गई ज़्यादा। इसका मतलब भाई साहब जो है वो कैथोड बने हैं और ये क्या बने हैं एनोड, ठीक है। मैं अगर सेल की रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, हाफ सेल की रिएक्शन, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा कि जिंक इज गिविंग यू Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे है ना वैल्यू, ठीक है। क्लोरीन वाले केस में क्या हो रहा होगा कि जो आपका Cl2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Cl- देगा। फिर अगर मैं नेट रिएक्शन निकालूंगा तो वो हो जाएगा जिंक प्लस Cl2 गिव्स यू Zn+2 + 2 Cl-। ये नेट इक्वेशन थी, हो सकता है फंस गए हो। कमेंट करके बताओ कि अगर तुमने सेम इक्वेशन सही बनाई थी तो वेरी गुड। एक बार कमेंट में हेल केमिस्ट्री लिख दो अगर ये सही हुआ था, ठीक है। फिर अब मेरे को यहाँ से क्या बताना है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंटू Cl- का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि सॉलिड्स और गैसेस की एक्टिविटी हम कितना लेते हैं 1 ले लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से E0 सेल निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड करूँगा तो E0 सेल आ जाएगा 1.36 माइनस ऑफ -0.76। तो बेसिकली मुझे ऐड करनी है दोनों वैल्यूज़, 6 6 12 7 3 10 11 2.12 वोल्ट आ गया तुम्हारा E0 सेल। सो कैलकुलेशन करेंगे बेसिक सी अगर, तो यह आ जाएगा 2.12 माइनस 0.06 मान लूँ तो 0.03 हो गया। लॉग ऑफ Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन गाइज है 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई Cl की है 0.1 है तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है -2 -2 -2 -2 -4 बना दूंगा तो ये हो जाएगा 0.03 लॉग 10⁻⁻4, ठीक है। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 बाहर आएगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो 2.12 प्लस 4 3 12 0.12, तो ऐड कर लेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.224,
2 2 4 2 2.24, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, क्वेश्चन सही किया है तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करूँगा। गलत किया है तो सीखे हो, है ना, फेल नहीं हुए हो, सीखे हो। 155 पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। अगेन इट्स नॉट अ हार्ड कोर क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक, चिंता मत करो, कोर हार्ड कोर क्वेश्चन पी ब्लॉक में मत फंसना, जनरल ट्रेंड है। आप अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हीना, मीना और करीना का एक्सरे कैसा है, रंगीन है, ओजी। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वॉन्डर वॉल या साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बढ़ता है, इस वजह से आपका जो वॉन्डर वॉल रेडियाई कह लो या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो, वो भी क्या बढ़ेगा, वॉन्डर वॉल्स FOA भी बढ़ता है, और वॉन्डर वॉल FOA बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, OG, RN, जेनॉन, क्रिप्टन, ये तो गलत है, ये कम तो नहीं हो सकता, नीना, ठीक है, थर्ड इज राइट। नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो 155 हम किसके साथ जाएंगे गाइस, 3 के साथ जाएंगे। 156 पे आते हैं। 156 मुझे कह रहा है कि व्हेन K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट्स विद H2O, तो बहुत ही फेमस रिएक्शन डी ब्लॉक की, द मोस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ DNF ब्लॉक, KMnO4 और K2Cr2 की प्रिपरेशन रिएक्शन, है ना। तो K2Cr2O7 की रिएक्शन जब मैंने H2O2 से कराई तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना, एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना या कंपाउंड बना, जिसको हमने जब एक्वस सोल्यूशन में डाला तो वो डिकम्पोज हो गया और बन गया ग्रीन कलर। ठीक है, अगेन 3-4 जगह से चीज़ें रिलेट होंगी, देखना। तो मैं रेडॉक्स में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी कि एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप मॉलिक्यूल। तो मैं बताया था कि B से बटरफ्लाई और B से ब्लू। तो मैं बताया था कि जब हम एक ख़ास तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकाल पाते हैं, वो उसकी रेंज से ऊपर निकल जाती है, तो परऑक्सी लिंकेज होता है, जिसका प्राइम एग्जांपल CrO5 था। CrO5 में एल्जेब्रिक से जाओगे तो 10 का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, पर क्रोमियम दिखाता है 6, तो जितने ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड मार दीजिए, उतने नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज भी होते हैं। CrO5 को अगर आपको याद होना चाहिए तो ये आता है ऑक्सीजन ऑडिबल, ओके, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास है CrO5 बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, ब्लू कलर, मैंने पकड़ा यहाँ से, ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 +6 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर जब मैं ये जो है ब्लू कलर का बंदा CrO5 है, इसको पानी में डालते हैं, मतलब एक्वस मीडियम में रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें ग्रीन कलर का Cr+3 मिलता है। तो वो कौन है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, तो वो ब्लू कलर का बंदा या कंपाउंड है CrO5। अगले मूव करते हैं, नेस्लर्स है, सीधा स्ट्रेट टू स्ट्रेंथ, बट कुछ सोचना ही नहीं, इसमें क्या स्ट्रगल करोगे तुम कहोगे सर K2HgI4 होता है, वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर तुम्हें पूरी बात नहीं याद है तो दिक्कत होगी। नेस्लर्स रिएजेंट 0.09 मोलार K2HgI4 को 2.5 मोलार बेसिक मीडियम में मिक्स करके ही बनाते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट की इज्जत इम्पॉर्टेंस तब है जब वो बेसिक मीडियम में है, ना कि एसिडिक मीडियम में। सो K2HgI4 इन KOH इज नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट। फिर हम आगे आते हैं, एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl3, बड़ी PCl5 फेमस रिएक्शन है, आपने पता होगा, PCl5 हो, PCl3 हो या SOCl2 हो, ये सब क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करके उनके डेरिवेटिव्स में बनाने का काम करते हैं। सो CH3C डबल बॉन्ड O OH की रिएक्शन आप PCl5 से कराएंगे जो Cl की सप्लाई करता है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl मिलता है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच आर द आइसोमेरिक अमीन्स, आइसोमेरिक अमीन। तो आपके पास एक 3 डिग्री अमीन होगा, फिर आपके पास एक 2 डिग्री अमीन होता है, फिर आपके पास 1 डिग्री अमीन होता है, और फिर आपके पास एक NH3 नाम की चीज़ होती है। BP की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेट कराता हूँ मैं, इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट कराता हूँ। इधर अगर मैंने देखना शुरू किया तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे एक होगी, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। तो इधर से इधर अगर मैं जा रहा हूँ तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बढ़ती है या कम होती है? बोलो, बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास रहेंगे और बीपी उनका ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डिग्री विल हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इधर अगर आप देखें तो ये 2 हो गया, 1 2, ये 2 हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो 3 डिग्री विल हैव द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। 160 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 मुझे कह रहा है कि 0.2864 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द पैसेज ऑफ 0.5 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 30 मिनट्स 30 मिनट्स थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, इनफैक्ट हो जाएगा 2। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? अच्छा, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो आपको एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद होना चाहिए जिसमें हम कहते हैं W बराबर ZQ या फिर ZIT। मेरे को बताना है Z क्या है, वो हो जाता है W बाय IT। W कितना दे दिया गया मेरे को? बबलू। W तो जानते होगे ना, उल्टा M। ये हो जाएगा 0.2864 ग्राम कॉपर है। करंट कितना दिया गया मेरे को? 0.5 एम्पेयर। और टाइम कितना दिया है मेरे को? 30 मिनट्स। तो 30 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड्स में होनी चाहिए बातें, सेकेंड्स में होनी चाहिए। इसको आपने सॉल्व करना है, आपने आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, इधर से आपने उड़ा दिया, ये लेके आओ तुम 15, इसको 30 बना दो, ठीक है। तो 0.1432, 30 30 9 9 0 0 2 4, ओके। 0.0 एक ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, है ना। नीचे क्या आ गया तुम्हारा? 900, 0.5, 450 आया नीचे। तो 0.1432 अपॉन 450, समझे? 3 3 9 0 0 900, 900 का आधा कितना? 450। तो 0.4032 अपॉन 450, 450 को 500 मान लो तो रफली रफली ये 3 जाना चाहिए। 0.008 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 203 303, 900, 450, एक जीरो इधर है तो वो बन जाएगा 1 2 3 4 5, 3 जीरो आएंगे। 0.0032 ग्राम पर कूलाम आंसर आएगा। 162 पे आते हैं। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ आयरन इन मिश मेटल। मिश मेटल एक्चुअली उधर का नाम है हेल, वो कहते हैं मिक्स मेटल, ऐसा बंदा जो मेटल से मिक्स करके बनाया गया हो। इसमें लगभग 95% लैंथेनॉइड्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स होते हैं जैसे La हो गया, है ना, नायोडीनियम हो गया और सीरियम हो गया। 5% तुम्हारा आयरन होता है और ये 5% ही पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। तो आयरन कितना होता है उसमें? 5%। मिक्स मेटल या मिश मेटल में 95% लैंथेनाइड्स होते हैं, मेजॉरिटी La, फिर तुम्हारा नियोडाइमियम और मोस्टली आपका 5% के आसपास का आयरन होता है। 163 पे आते हैं। डार्क ग्रीन बोरैक्स बीड टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। तो एक डार्क ग्रीन कलर की बोरैक्स बीड बनाई गई, उससे हमें क्या देखने को मिला? डार्क ग्रीन। क्रोमियम को अगर आपको याद होना चाहिए तो वो डार्क ग्रीन देती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम वाला केस रहता है, पर मोस्टली अगर मैं देखता हूँ तो हम पहले इंस्टेंट में कौन सी बीट देख रहे हैं उसके बारे में बात होती है। मैंगनीज, if I'm able to recollect, it goes violet, cobalt goes blue and nickel reddish brown की जैसी दिखाई देती है तुम्हें, reddish brown कह लो या ग्रे कह लो। ग्रे इज मच प्रॉपर वर्ड। कोबाल्ट आगे पीछे दोनों में ब्लू आती है। कोबाल्ट तभी तो याद करो, कोबाल्ट ग्लास से देखते हैं उसको, वो ब्लू कलर का ग्लास होता है। जो बोरैक्स बीड टेस्ट में मेटाबोरेट बनता है, मेटाबोरेट के बाद उसमें हम
सॉल्ट डाल के फिर से हीट करते हैं तो कौन सा कलर आता है, डार्क ग्रीन फॉर क्रोमियम। फिर हमारे पास है LiLH4, द मेटल Li इज प्रेजेंट इन, इनको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे Li आता है AlH4-1, तो एल्यूमिनियम कहाँ प्रेजेंट है, एनायनिक पार्ट में। 164 2 मारा, आगे बढ़ा, 4 नंबर मिल गए आपको। इससे क्या ही लगे यार, इससे आसान तुम, इसमें भी 150 नहीं ला रहे हो तो फिर गड़बड़ है। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ये बातें आपको बताई गई हैं कि नीट में करे गए क्वेश्चंस अब चेंज होते हैं, आने वाले क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनमें ट्विस्ट बढ़ता है, अप्रोच सीधी होती है पर पूछने का तरीका टेढ़ा हो जाता है, जिसका प्राइम एग्जांपल हमारे जेई मेन के क्वेश्चंस हैं। तो 1000 बार आपको मैंने समझाया है कि जेई मेन के क्वेश्चंस को बहुत तवज्जो दीजिए, खासकर उनके पूछने के तरीके को। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पूछ रहे हैं टोटल नंबर, जेई मेन में इसको मैं इंटीजर बना के डाल दूँ और क्वेश्चन पूछ लूँ तुमसे मैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने नंबर ही तो पूछा है, उसको ऑप्शन डाल दिया है ना। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको कंटेंट आता है ये अलग बात है, आप उस कंटेंट में पूछे गए सवालों को सही कर पाते हैं ये अलग बात है। तो हमें बताना है कि कितनी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहली चीज़ तो सही है ये बताना, ये ध्यान रखना, नहीं क्या पता कई लोग कहते हैं गलत बता दी। अमाइंस आर पोलर कंपाउंड, डेफिनेटली आप देखें अगर RNH2 की बात करते हैं तो भाई नाइट्रोजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी तो है। फिर हम मूव करते हैं अगले पे, तो अमीन्स हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप अमीन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन होता है, एक लोन पेयर होता है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और R, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। 1 डिग्री, तो ये बात सही है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स फॉर्म इंट्रा, इंट्रा थोड़ी ना दिखाते हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फॉर्म्स इंटर, तो ये गलत हो गई, तो ये तो चला गया इसका मतलब, है ना। फिर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास अगर मैं बढ़ाता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अमीन्स का, ओके। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। क्योंकि देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है RNH2, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम नॉन पोलर बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम पोलर बोलते हैं। तो जैसे जैसे मैं कार्बन का मास बढ़ा या कंपाउंड में मास बढ़ाता हूँ, मैंने मास बढ़ाने का मतलब क्या किया कि R बढ़ा दिया, R बढ़ाया, नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर मैं वो कॉन्सेप्ट ना लगाऊँ तो मैं कौन सा सॉल्युबिलिटी के लिए लॉजिक लगाता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको इस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा सोचना है हमें सही तरीके से। वो तो एक कॉमन पार्ट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। बट और क्या खास है यहाँ पे, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमीन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, जो उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी को समझाने का। तो अगर हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स के केस में 1 डिग्री अमीन जो होते हैं उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे भी कम। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी, अगर आप मॉलिक्यूलर मास अगर आप बढ़ाते हैं, है ना, तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती है ना कि बढ़ती है, ये स्टेटमेंट गलत है। बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न देने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इस्तेमाल करना है। एनसीईआरटी में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स में दोनों चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाई गई हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है, ये बात जो है गलत है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जब मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ रहा है, 3 डिग्री में आप जा रहे हैं, 3 डिग्री में आप जा रहे हैं तो बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केसेस जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है जब हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, सेकेंड। हमें अप्रोच जो रखनी है वो एक जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं रखनी है, हमारी अप्रोच होनी चाहिए एनसीईआरटी ओरिएंटेड, वही हमारी माई बाप है। एनसीईआरटी में दोनों चीज़ें अमीन्स की बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाई गई है, क्योंकि वही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो 165 का सही आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। फिर हम आते हैं 166 पे। What is the sign of delta G and the value of K for an electrochemical cell whose E naught cell is इतना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। E नॉट सेल मेरे को दिया गया है पॉजिटिव, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव।
तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ये बात तो फिक्स है, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। फिर अगर हम के की बात करते हैं तो इक्वेशन अगर फेवरेबल है तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर के 1 से बड़ा है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, फेवरेबल इक्वेशन होती है और प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 167 पे जाते हैं। 167 पे कह रहे हैं लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस कहाँ होता है? जनरली ये चीज़ें हम देखते हैं सेकंड पीरियड, एक ही ग्रुप में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। हम ये भी देखते हैं कि वाई द सेकेंड पीरियड एलिमेंट इन अ ग्रुप इज शोइंग एनॉमलस बिहेवियर कंपेयर टू द अदर मेंबर्स डाउन द ग्रुप। 4 कारण आपको बताए थे, सबसे छोटा साइज, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ओ से टी पो याद होगा आपको। तो सबसे बड़ा चेंज आपको ओ और एस में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस किस में आएगा? ओ और एस में। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 168 में। इसमें हमें कह रहे हैं सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक बात है भाई। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। डब्बा बना लो, करेक्ट इनकरेक्ट है, डब्बा बना लो पहले से ही सवाल में। हमें बताना गलत क्या है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज 3 और 4। लैंथेनाइड एज अ होल कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, पर ये भाई साहब जो है 4 भी दिखाते हैं। कॉमन स्टेबल की बात नहीं कर रहा। फिर कह रहे हैं द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन +4। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी सही है। सीरियम +3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है मतलब ये क्या 2 में चला जाएगा? नो, दिस इज रॉन्ग। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नोन इन सॉल्यूशन। नहीं यार, जब स्टेबल उसका 3 है तो वो 4 से 3 में आएगा ना। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन। नहीं, इट्स नॉट नोन, नोन करेक्ट, ये सही है। पानी में हमें देखने को मिलती है क्योंकि +4 जो है वो जल्दी हाइड्रेट होता है। ठीक है, +4 ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नोन इन द सॉल्यूशन। हाँ करेक्ट। आप अगर रिलेट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, DNF के PYQ लगाए हुए हैं जेई मेन के, तो रिलेट होगा। थोड़ा ट्विस्ट है, उधर यहाँ था नॉट नोन और इधर था 4, याद आ रहा है? तो हाल फिलहाल जो सिचुएशन दी गई है मुझे, उसके हिसाब से मैं जवाब दूं तो सीरियम +3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गलत है, साफ साफ गलत है। +4 ऑक्सीडेशन सीरियम इन सोल्यूशन इज नोन सही है। सोल्यूशन में +4 मिलता है ना, क्योंकि इट हैज़ हाई हाइड्रेशन एनर्जी जो +4 के लिए फेवरेबल मानी जाती है। तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। थर्ड। 168 के बाद हम आते हैं 169 पे। 169 पे कह रहे हैं द मोलार कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कितना है मोलार कंडक्टिविटी, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी मोलारिटी कम, उसका लैम्डा m ज़्यादा। बंदा सेम है, चेक कर लिया सेम है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी मैक्सिमम, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन तो 0.001। फिर मैं आगे गया, वाओ माय फेवरेट। कलर्स केमिस्ट्री को रंगीन बनाते हैं जैसे आपके जीवन को बनाते हैं। DMG और निकल विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म NiDMG होल ट्वाइस, है ना। NH4OH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, NH4OH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इसे हम बोलते हैं स्कारलेट रेड कलर के PPT। बहुत ही सुंदर PPT आते हैं इसके। अच्छा, मैं बह गया एक्चुअली, पढ़ाएंगे क्वेश्चन। टू गेट अबव प्रेसिपिटेट द बेस्ट pH रेंज। ओके, pH क्या होना चाहिए? 1 से कम, स्ट्रांगली एसिडिक, एसिडिक, अरे ये तो सेम वैल्यू आ गई। ओके ये अलग है। हाँ, NH4OH डाला है तो बेसिक होगा ना यार, खुद कॉमन सेंस लगाओ। 3 ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रांगली कंडीशन मेंटेन करवा रहे हैं, तीनों कंडीशन में थोड़ी ना जाएगा। 4th ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हम NH4OH डालते हैं, बेसिक मीडियम में ये बनता है NiDMG होल ट्वाइस। फिर हम आते हैं 171 पे। 171 पे ध्यान देंगे तो हमें एसिड हैलाइड दिया है, तो रिएक्शन में हमें ArCOCl को जब मैं पानी में डालूंगा तो मुझे मेरा एसिड वापस मिलेगा, ArC डबल बॉन्ड OH। फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया है, CH3CH2OH एसिडिक कंडीशन में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं
एसिडिक कंडीशन में तो एस्टर मिलता है, क्या मिलता है, एस्टर। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, एस्टर। पहले में एस्टर है, नहीं नहीं नहीं, ये है एस्टर की फ्रूटी स्मेल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वो तो तुम्हारा अलग ही बंदा आ गया, मीथॉक्सी इथॉक्सी वो सब तो नहीं आएगा। आते हैं 172 पे गाइज। 172 में कह रहे हैं कितने लोग N2 गैस देंगे जब नाइट्रस एसिड, ओके तो 3 लोग लेके चलते हैं। अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती तो डाइजोनियम बनता है एलिफैटिक के केस में, और वो फटाफट क्या बन जाता है, N2 गैस रिलीज करता है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ N2 ज़रूरी होता है कि भाई लेट से 4 मोल N2 गैस निकली, इसका मतलब रिएक्टेंट में 4 NH2 रहे होंगे, याद होना चाहिए एलिफैटिक के साथ। एरोमेटिक के साथ तो हम BDC बनाते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। 13 रिएक्शंस हमने करी थी उसकी वहाँ पे। तो 1 डिग्री अमीन डायज़ोनियम बनाता है जो कम स्टेबल होता है, एलिफैटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर लेस स्टेबल, एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। तो इधर तुम्हारी को N2 गैस मिल जाता है। 2 डिग्री अमाइंस के साथ N2 गैस तो नहीं मिलता है गाइस, पर नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोजियम आयन जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। आई होप आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ राइट। फिर 3 डिग्री के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती। 3 डिग्री अमीन्स विल नॉट शो एनी रिएक्शन। तो मेरे को यहाँ बताना है कहाँ कहाँ मिलता है। ये 3 डिग्री है, नहीं देगा, ये 1 डिग्री है, ये दे देगा, ये 3 डिग्री है, ये नहीं देगा, अमीन एनिलीन वाला ये भी दे देगा, ये भी 1 डिग्री है, ये दे देगा, क्वार्टरली नहीं देगा, 3 देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन गिव्स क्लोरीन, बात तो सही है। मिलना क्या चाहिए था, O2 गैस वाटर के ऑक्सीडेशन से, पर मिला क्या, क्लोरीन इंस्टेड ऑफ O2। तो दिस इज ट्रू। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्ड ओवर वोल्टेज, सेम बात है ना, कि ओवर ड्यू टू द अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। वो स्टेटमेंट NCERT की याद होनी चाहिए तुम्हें। तो ये असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी है ये एक दूसरे का, है ना। 173 के बाद हम आते हैं 174 पे आते हैं। 174 में कह रहे हैं Cl2 ऑन रिएक्शन विद, ये रेडॉक्स रिएक्शन अगर तुम्हें याद हो, रेडॉक्स रिएक्शन में जब हमने डिस्कशन किया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, उसमें ये रिएक्शन आई थी। दिस इज नॉट हार्डकोर की ब्लॉक। आप आए ज़रा इधर, आपसे कह रहे हैं कि Cl2 की रिएक्शन हमने ठंडे डाइल्यूट NaOH के साथ करी, तो एक जगह तो मुझे मिल गया Na। भाई बड़ी फेमस रिएक्शन है यार ये। तुम्हारा बंदा ये क्या है, ये है Cl0, ये क्या आ गया -1। तो अभी उसको उठाओगे, मैंने कहा इनऑर्गेनिक में जितनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ज़बान पे होनी चाहिए, भले तुम्हारे ज़ुबान पे केसर हो ना हो, पर DPR डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए। साथ ही साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाओगे, है ना। इतना लॉजिक कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे ये भाई साहब +1 है, ये जो है ये +3 है, फिर ये 5 होगा, ये 7 होगा। इतना तो रेंज नहीं दिखने पाएगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये तो समझ में आ रहा है कि एक बंदा -1 में जा रहा है, बाकी या तो 1 पे है, 2 पे, 5 पे, 1 3 5 7। यहाँ पे आपको अगर मेमोरी में क्लिक किया होगा तो यू विल बी हैविंग NaOCl ओनली विथ +1। तो 0 से हम जाते हैं +1 ऑक्सीडेशन कराते हैं, 0 से जाते हैं -1 रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्लास नोट्स एंड NCERT में ये रिएक्शन आपको मिलेगी कोल्ड डाइल्यूट के साथ। ठीक, 175 पे आते हैं। अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स। अमाइड है आपके पास RCONH2, और इससे हमने क्या बनाना है, RNH2 अमाइन बनाना है। बहुत ही बेसिक सा तरीका, अमीन में यही रिएक्शन सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई है। याद रिएक्शन याद रखने के तरीके के बारे में भी डिस्कशन हुआ था क्लास में, कि मैं नेम रिएक्शन को नेम रिएक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा नाम ऐड करके ही याद करूँ, है ना। जैसे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन का कम होना, डिग्रेडेशन होना मतलब कि ये जो CO है ना, ये CO चला जाता है यहाँ से और हमें RNH2 मिलता है। अमाइड से क्या मिल रहा है, अमीन। रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, पर मैं कहता हूँ डिग्रेडेशन रिएक्शन भी ऐड करो ताकि याद रहे कि एक कार्बन कम होता है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से अमीन्स मिलते हैं अमाइड से। पर्किन कंडेंसेशन डिफरेंट है, पता होगा आपको
है ना, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिएक्शन हम कराते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन से हम रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान दें कार्बेलामीन, है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होगा आपको ध्यान में, या कोलबेज स्मिट रिएक्शन होगा। अमाइड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जुड़ी रिएक्शन ये वाली है और ये वाली है। कार्बेलामीन आइसोसाइनाइड टेस्ट आरएनसी देती है। यहाँ पे हमें अमीन चाहिए, अमीन, ठीक है, अमाइड से। देन 176 की बात करते हैं। 176 में विच आर द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ सी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट आइडेंटिफाई करना है। EgNO3 क्या है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुमको पढ़ाई गई थी, डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन, जो कहती थी कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू माइनस डी रूट सी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी यम, ठीक है, लैम्डा एम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाई, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्लोप क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, गिरती हुई लाइन होनी चाहिए, और इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। 176 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 176 के बाद हम आते हैं 177 पे। 177 में कहते हैं लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट आपको याद होगा, पढ़ते पढ़ते क्या पता आप भी लेसाइन हो गए होगे, है ना। तो लेसाइन टेस्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल। वो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, छोटी सी फ्यूजन ट्यूब, जिसमें हमने अपना सोडियम मेटल डाला, फिर अपना कंपाउंड डाला, और फिर हम उसी का फ्यूजन कराते हैं। उससे होता क्या है? क्या वो कंपाउंड जल जाता है? नहीं, जलते तो दुनिया है। क्या वो सोडियम का डेरिवेटिव बनाता है? सोडियम का डेरिवेटिव बनाता है, ओके। कन्वर्ट नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन इनटू सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, हाँ बिल्कुल सही बात। देखो अगर तुम्हारे पास नाइट्रोजन है ना, तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन आपस में मिलके NaCN बनाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को इनऑर्गेनिक आयन्स में जब तक मैं नहीं बदल सकता, मैं लेसाइन टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कि सल्फ़र है अगर आपके पास, तो उसको उस केस में तुमने क्या करना है? सल्फाइड बनाना है, Na2S, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास हैलोजन है, तो उस केस में तुम्हें हेलाइड बनाना है। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाने के बाद इनके टेस्ट करते हैं, है ना, कि नाइट्रोजन के लिए कर लिया फेरीफेरो, और सल्फ़र के लिए कर लिया हमने ब्लड रेज या लेड एसिटेट टेस्ट, और हैलोजन के लिए कर लिया AgNO3 में डाल के अमोनिया गैस पास करा दी। तो नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक केटाइंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम से फ्यूज़ कराया जाता है, ओके। 178 है हमारे पास। 178 में कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स आर गिवन। SRP वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4। द मेटल दैट डिस्प्लेसेस A फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में बताया था कि अ मोर रिएक्टिव मेटल can displace a less reactive metal from its salt solution। याद होगा तुम्हें? तो तुम्हें इस बात पे गौर फरमाना है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? जिसका SRP कम होता है। और कम रिएक्टिव कौन सा होता है? जिसका SRP ज़्यादा होता है। मेरे को A के बारे में जानकारी चाहिए, तो भाई A को डिस्प्लेस करना है, तो A से ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसका SRP A से और कम होगा। तो -0.250 से कम क्या है? -0.40। D इज़ द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज राइट फॉर 178, ओके। सुंदर सुंदर, कम आई ऑर्गेनिक इस बार, ज़्यादा आनी चाहिए थी। तो इसमें हम देखें, अगर थोड़ा सा तुम्हें ये कंपाउंड देख के डर लगा होगा, बट इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। ये तुम्हें मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी लगे हैं इस कार्बन पे, और बगल वाली पोजीशन पे 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक है। जेम कार्बोक्सिलिक भी है तुम्हारे पे, जेम मिथॉक्सी भी है। रिपल्शन भयंकर है। लोन पर आपस में कह रहे हैं कि पार्टी हो रही बहुत भयंकर। अब देखो एस्टर्स हैं और मिथॉक्सी है, तो जब मैं इसको पानी में डालता, तो इधर तो मेरे को मिलता एसिड,
इधर भी मेरे को क्या मिलता, एसिड, ये दो एसिड मिलते मेरे को। उसके बाद पानी में डालने के बाद इधर मेरे को वो निकल जाते, वो OH आ जाते, यहाँ मेरे पास आ जाते दो OH। अब ये जो दो OH हैं 1,1 जेमिनल जेम पोजीशन पे, जेम डायॉल में से H2 रिलीज होता है, और H2 रिलीज होकर हमारा जाता है कीटोन। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाता, हीटिंग करानी है फिर मेरे को, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता, तो एक CO2 गैस निकलती है, एक H2O निकलता, और फिर मेरे को यहाँ मिल जाता C डबल बॉन्ड OH। ये जो चीज़ है ना, इसे हम बोलेंगे अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा ध्यान देना कि रिपल्शन अभी भी कम नहीं हुआ है, हमारी रिएक्शन आगे बढ़ रही थी, क्यों बढ़ी, क्योंकि लोन पर रिपल्शन है, लोन पर रिपल्शन जब तक मिनिमाइज नहीं हो जाते रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ होती है कि ये रिपल्शंस और हैं, इन रिपल्शंस को इफ़ेक्टिवली समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास बंदा आया, इसके पास C है, डबल बॉन्ड O है, इधर O है और इधर H है, गर्मी है, हीट है, बिल्कुल है, यहाँ हीट दी गई है। अब इस हीट की वजह से क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, अब पाई बॉन्ड है बेसिकली, वो टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन OH के साथ जाएंगे। इसी बीच में जो तुम्हारा O और H के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O पे आएंगे, और जो C और C के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पाई बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टूटता है, ऑक्सीजन और कार्बन का नया बॉन्ड पाई बनता है, कार्बन और कार्बन का आपका जो बॉन्ड है वो टूटता है। तुम्हें अगर याद हो तो इस तरीके की 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हीट की वजह से बनने का आप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ो अगर, जिसमें हमने 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन गैस लिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास कराया, तो भी सिमिलर रिएक्शन हो रही थी, है ना। तो उसी तरह के सिमिलर रिएक्शन होती हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग के साथ इधर O आता है, यहाँ डबल आ जाएगा, इधर H आ जाता है, और ये देखो रिलीज क्या हो रहा है, CO2, C डबल बॉन्ड O। तो एक CO2 तो बाय डिफ़ॉल्ट रिलीज हो रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ रिलीज हो रहा है, ये बना तुम्हारा इनॉल, इनॉल से टाउटोमरिज्म होगा और कीटो बन जाएगा। तो जो कीटो बनता है, जो कीटो बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये जो भाई है ना आपके, ये है A। फिर से सुनो, मैंने शुरू कहाँ से किया, वहाँ से कॉम्प्लिकेटेड लगा। ड्राइविंग फोर्स क्या थी मेरी, लोन पर के रिपल्शन, उन लोन पर के रिपल्शन के लिए सबसे पहले पानी डाला, दोनों एस्टर से एसिड बना, ये जो तुम्हारा बना है ना कीटाल, कीटाल कीटाल में पानी डाल के उसको वापस से हमने 1,2 जेम डायॉल बना लिया। फिर वो जेम डायॉल से एक पानी निकला, दो 1,1 जेमिना ने CO2 बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप निकल जाएंगे, हल्का फुल्का हीट करना पड़ेगा, बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अल्फ़ा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी भी रिपल्शंस हैं, इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग आपका एक CO2 गैस इधर से निकलता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पर टूट के इधर जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, O से नया बॉन्ड बनाता है, OH का इलेक्ट्रॉन टूटता है और O के पास जाता है, CO के साथ नया बनता है। तो ये जो CO2 गैस है वो एक और बार निकलती है यहाँ से, साथ में इनॉल बनता है, टाउटोमराइज होकर कीटो बन जाता है, दिस इज़ A, दिस इज़ A। अब तुमने इसका क्या करा दिया, ZnHg करा दिया, अमालगम क्लेमेंशन रिडक्शन करा दिया, क्लेमेंशन के बाद तुम्हें यहाँ मिल जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, फिर मोनोक्लोरिनेशन करा दिया। अब इसमें देखो तो C5H10 है, 10 के 10, 5 के 5 कार्बन आर इक्विवेलेंट, हमारे पास 10 हाइड्रोजन्स हैं, 10 के 10 हाइड्रोजन्स क्या हैं, 2 डिग्री। तो कितना भी क्लोरीन डालो, मोनोक्लोरिनेशन कराने पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी कार्बन पे डाल दोगे अगर तुम वो, तो CH2H कराया तो 5 मेंबर के साथ क्लोरीन यहाँ मिला, तो ये आपका रहा A, इसे हमने बोला B फॉर बॉम्बे, इसे बोला हमने C फॉर चेन्नई, C फॉर चेन्नई, Cl2 मोनोक्लोरिनेशन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, क्लैरिटी है दिमाग में, तो नीचे कमेंट में हील केमिस्ट्री लिख दो बढ़िया से। फिर हम आते हैं 180 पे। 180 पे मुझसे कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है,
I hope I'm recording myself. Yes. Calculate the quantity of ferrous and ferric. Okay. अगर हम फेरस की बात करते हैं तो Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Fe. फेरिक की बात करते हैं तो Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Fe. राइट. इधर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 फैराडे जो है वो 1 मोल आयरन को डिपॉजिट करेंगे, तो 1 फैराडे करेगा आधा मोल आयरन को. यहाँ देखोगे तो 3 फैराडे डिपॉजिट करेंगे 1 मोल ऑफ आयरन को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1/3 मोल्स ऑफ Fe. तो आधा मोल Fe का कितना होगा 56. याद होगा 56 इंच सीना लेके देखो आयरन आया, तो 56/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 28 ग्राम्स. और यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा 56/3, तो 118 के आसपास आना चाहिए, 28-18. राइट. तो 180 का क्या आंसर हो गया 3rd. ओके. तो हमने आज के डिस्कशन को ख़त्म किया है. मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप पेपर का एनालिसिस आज ही करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आज सोने से पहले आप अपना दुख सेलिब्रेट करके सोएं, सीख लेके सोएं. ये मत सोच के सोएं कि आप फेल हुए, आप इतने नंबर लाए, आप उतने नंबर लाए. मैं अपने आप को अपनी प्रोग्रेस बताना सबसे बड़ी बात होती है. जितनी गलतियां हुई हैं, जो तरीके तुम्हें बताए हैं एनालिसिस करने के, वो करिए. ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एडवांस एनालिसिस. आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़े थे या गेस मारे थे और सही हुए. उन 3 तरह के क्वेश्चंस में आप किस लेवल तक सोच पाए. राइट. आपकी सोच कहाँ थी और क्या सही लेवल होना चाहिए था उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. वही गैप आ रहा है यार, वही गैप है, वही बुल्सआई है, वही मछली की आंख है, वही निशाना लगाना है. ठीक है. ये मत सोचना कि आज तो पेपर दिया है, आज रेस्ट करेंगे, बाद में देखते हैं. बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में दिन बीत जाता है, बाद में अफसोस करते हैं. ठीक है. विद दैट वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. हेल केमिस्ट्री.